कॉमर्स से 12th पास की। फर्स्ट जनरेशन लर्नर हूँ। हमारे यहाँ पहले कभी कोई पढ़ा नहीं, हिफ्ज़ भी कराया। आज शमा एजुकेशनल एंड पॉलिटेक्निक सोसाइटी के शमा एनजीओ इंडिया चैनल पे आपका इस्तकबाल है। इस बार हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में मकाम हासिल किया है, मेहनत के बल पर परेशानियों से जूझते हुए एक योद्धा और मुजाहिद बनकर अपनी जिंदगी में कुछ हासिल किया है, खास तौर से तालीम को लेकर, तो ये पहला सेगमेंट हमारा शुरू हो रहा है। मेरे बीच में एक आप नौजवान को देख रहे होंगे मेरे साथ में बैठे हुए, जिनका नाम है डॉक्टर खलीक अहमद साहब, और आपका तारुफ मैं अभी इनसे कराऊंगा। तो आइए बात करते हैं, ज्यादा तमहीद न बांधते हुए मैं सीधे आपको मुलाकात करा रहा हूं एक ऐसे शख्स से जिसने बहुत जमीनी स्तर से शुरुआत की और आज वो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में वाइस प्रिंसिपल की हैसियत से जल्दी ही है बच्चों की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं हमारे आज के मेहमान से। जनाब, आपका नाम, आपके वालिद और वालिदा का नाम और आपकी पैदाइश के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जी, मेरा नाम खलीक अहमद है और मेरे वालिद का नाम रफ़ीक अहमद और वालिदा का नाम शाहिदा बेगम है। मैं पुरानी दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और पुरानी दिल्ली में तुर्कमान गेट एरिया में रहता हूँ। आपकी पैदाइश भी वहीं की? मेरी पैदाइश भी वहीं की है। अच्छा, शुरुआती दौर की आपकी तालीम का थोड़ा सा बताएं कि कैसे आपने शुरुआत की? जी, मैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर हूँ। हमारे यहाँ पहले कभी कोई पढ़ा नहीं। मेरे दादा, मैंने सुना है कि एक क्लास पढ़े हुए थे और वो रेलवे में जॉब किया करते थे। उससे पहले या उसके बाद में हमारे यहाँ कोई नहीं पढ़ा। सबसे पहले आपके चाचा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर हूँ और एमसीडी से मैंने अपनी तालीम का जो मरहला था वो शुरू किया नगर निगम के स्कूल में। हमारे पड़ोस में स्कूल था तुर्कमान गेट, जो आज भी है। वहाँ से मैंने अपनी तालीम शुरू की और वहाँ से लेकर पीएचडी तक का सफ़र मेरा रहा। पीएचडी आपने कौन से साल में की? मेरी पीएचडी 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया से कंप्लीट हुआ। कौन सा सब्जेक्ट था जिसपे आपने पीएचडी? एजुकेशन में पीएचडी की मैंने। माशाल्लाह। मतलब एजुकेशन के जो तमाम जितने भी ज़ाब्ते होते हैं या इल्म कैसे हासिल किया जाए इस पर वो तमाम। जी, एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट। वेरी गुड, वेरी। अच्छा, ये बताएं कि खलीक साहब, दौराने आपकी तालीम या आपकी जो परवरिश जिस माहौल में, जैसा कि आपने बताया पुराने दिल्ली का वो माहौल जहाँ तालीम को किसी भी ज़मरे में नहीं रखा जाता, बल्कि शायद वहाँ पे चर्चा का भी नहीं होता कभी कि तालीम भी कोई अहम रखती है। और उस दौर में जब आपकी पैदाइश हुई, तो ऐसे वक्त में क्यों आपको लगा कि मुझे तालीम हासिल करनी चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए? और जैसा कि आपने बताया कि दादा परदादा भी, शायद दादा ने भी एक क्लास पढ़ी थी, वालिद साहब भी आपके पढ़े लिखे नहीं थे, शायद वालिदा भी आपकी नहीं, वो भी पढ़ी लिखी नहीं। दीनी तालीम जरूर हुई होगी? दीनी तालीम में वालिदा का बहुत जोर था, तो उन्होंने मुझे हिफ्ज़ भी कराया। आप हाफिज भी हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कभी मुझे ऐसे बच्चों के साथ ज्यादा नहीं रहने देते थे जो स्कूल नहीं जाते थे। तो वो कोशिश करते थे कि मेरा बेटा ऐसे बच्चों के साथ रहे जो पढ़ाई करते हैं। सुभान अल्लाह। और वालिदा का कुछ ज्यादा ही रोल लेता है। मतलब उनको ये महसूस हुआ कि जिस दौलत से हम सरफराज नहीं हो पाए वो हमारी औलाद में जाए। कॉमर्स से 12th पास की हो गया। इस तरह मैं जो टीचिंग लाइन से जुड़ गया। आपका मतलब शौक ज़ौक लगता रहा और आप आगे से आगे सफर अपना तय कर। जी। अच्छा, इस दौरान तालीम पीएचडी तक जो आपने पीएचडी की, इसमें क्या कभी कोई ऐसी अड़चन, मुश्किल समाज की, खानदान की, परिवार की, दोस्तों की, या कोई भी ऐसा शख्स या ऐसा माहौल जिसने आपको तालीम हासिल करने से रोका हो या दीवार बन के आपके खड़ा हुआ? क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई लम्हा आया? देखिए, रुकावटें तो बहुत रही। पैसा भी इसमें हो सकता है कि भाई पैसे जरूरत होते हैं। पैसे का ये रहा कि मेरी वालिदा का सबसे अच्छी बात ये थी कि वो किसी भी तरह मतलब पैसे की कमी नहीं होने देती थी। हालांकि घर के हालात ठीक नहीं थे, लेकिन वो जब भी जरूरत पड़ती थी ट्यूशन के लिए या स्कूल के लिए, कॉलेज की फीस के लिए, वो अरेंज करती थी। तो यानी कि जो एक मकाला किया जाता है कि आधी रोटी खाओ, जी, आधा पेट खाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ, तो आपकी वालिदा ने उसको मतलब ज़मीनी तौर पर उसको लागू किया, आपके वालिद साहब ने भी, जबकि दोनों वो नाबालिग थे। जी, बिल्कुल। उसके बावजूद तालीम की अहमियत समझी और उनके सपनों को साकार आपने किया मेहनत से। तो कहीं ना कहीं जब इंसान किसी चीज को हासिल करना चाहता है, जैसे कि शाहरुख खान ने कहा है कि आप अगर किसी को चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं जो इल्म का जो आपके अंदर जज्बा था, अल्लाह ताला ने उसमें मदद भेजी और आपने वो डिप्लोमा किया, फिर उसके बाद सीटेट किया, फिर उसके बाद उस टाइम में सीटेट नहीं हुआ करता। तो शाहिद साहब का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा
और जब मेरा जैसे पहले टेस्ट होता था फिर इंटरव्यू भी होता था उस दौर में, तो इंटरव्यू में भी उन्होंने काफी हेल्प की मेरी। तो मैं उनको मतलब मानता हूँ कि हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई एक बंदा ऐसा हो कि उसको थोड़ा सा गाइड कर दे तो वो उसकी जिंदगी संवर सकती है। तो डॉक्टर खलीक साहब, हमारा भी मकसद यही है, क्योंकि हमारी एनजीओ के यूट्यूब चैनल भी ये चलेगा और अलग सोशल मीडिया की जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ हम चलाएंगे। हमारा मकसद भी यही है, क्योंकि जो लोग बहाने बनाते हैं ना कि सब मेरे पास ये नहीं है, मेरे माँ बाप बड़े लिखे नहीं है, मैं काम करता हूँ, पैसा नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो हम उन्हीं लोगों के लिए आपको आज रूबरू करा रहे हैं। ये पहला हमारा सीरीज का पहला एपिसोड आएगा। अच्छा, इसके बाद आप गवर्नमेंट टीचर में आ गए, मतलब जी बिल्कुल, सिलेक्शन हो गया आपका, एंट्रांस वाइवा वगैरह जो सब कुछ देने के बाद। अच्छा, टीचर रहते हुए माशाल्लाह आपकी नौकरी लग गई थी, और शायद कॉन्ट्रैक्चुअल थी या परमानेंट था? मैं पहले 1 जनवरी 2003 में कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर रहा जी, और 3.5 साल तक मैंने उस पर काम किया। फिर मैं 2006 में परमानेंट हुआ, और मेरी सारी तालीम जो भी रही वो फिर करस्पॉन्डेंस से, डिस्टेंस से रही जी। अक्सर ये होता है कि जब आदमी किसी मुकाम पे पहुंच जाता है, जैसे आप टीचर बन गए और उसे लगता है ठीक है भाई सब कुछ ठीक हो गया, सरकारी हम नौकर यानी दामाद बन गए जी, सब कुछ आने लगा, तमाम अलाउंसेस आपको मिलने लगे। इसके बावजूद आपने अगर वाइस प्रिंसिपल के बारे में, और यूपीएससी जैसा कि मेरी जानकारी है, यूपीएससी में जाना, और यूपीएससी को छोटा मोटा एग्जाम होता नहीं है जी, वो तो नेशनल लेवल का होता है, क्योंकि आईएएस जितने भी हमारे ऑफिसर्स बनते हैं वो भी उसी पैनल से आते हैं, सेगमेंट्स अलग अलग होते हैं। तो वो ख्वाब क्यों आपने पाला कि यार नहीं, मैं टीचर तो हूँ, सब कुछ सही चल रहा था, पैसे भी आ रहे थे, सब कुछ था, उसके बाद ये वाइस प्रिंसिपल वाला जो ये सिलसिला, ये कैसे क्लिक किया और कैसे इस पे आपने मेहनत की? असल में शुरुआती दौर में तो ये नहीं था कि प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल, बस ये था कि जो भी मुकाम हासिल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बड़ा वो मुकाम हासिल करना है। तो एक तो मेरे साथ सपोर्ट ये रही कि मैंने अपनी तालीम को कभी डिसकंटिन्यू नहीं किया, मतलब मैं रहते हुए भी पढ़ते रहे। मैं 2022 तक भी मैंने कोई साल अपने ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें कोई ना कोई कोर्स ना किया हो। तो क्योंकि मैं तालीम से जुड़ा रहा, इसलिए उसने मुझे बड़ी हेल्प की। मतलब एक सिलसिला जी, मकसद ये था कि अमूमन कहा जाता है कि आपकी जो रफ्तार है तरक्की की, दोस्त उसको रोकते हैं, आजकल के जो दोस्त जी, मगर आपके दोस्तों ने आपका हौसला बढ़ाया और आपको आपकी बूस्ट में मेहनत की। अब नौजवानों से आप थोड़ी सी बात बताएं कि ये जो बहानेखोर लड़के हैं जो कहते हैं स्कूल अच्छा नहीं मिला, अब्बा का काम नहीं है, माहौल नहीं है, सरकारी स्कूल में पढ़ के क्या होगा, पैसे नहीं है, उन जैसे नौजवानों के लिए, लड़के लड़के दोनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई अपने आप को जो इस तरीके से कह रहा है कि रिसोर्सेज की कमी है, ये वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। असल में जो इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा आपके खुद के ऊपर पड़ेगा। देखिए, जब हम कम से कम हम स्कूल तो जाते ही हैं, तो हमारे ही साथ जो बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज में, स्कूल में, उनको एक जैसे ही टीचर मिलते हैं, उनके माँ बाप भी तकरीबन हमारे माहौल के एक जैसे ही होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो कोई बहुत अमीर हो या बहुत गरीब हो, तो फैसिलिटीज तकरीबन एक स्कूल या एक क्लास के बच्चों की तकरीबन सेम होती हैं। फिर क्यों उसी में से कुछ बच्चे बहुत तरक्की कर जाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही डाउन हो जाते हैं। तो जो बच्चे अपने आप को खुद धोखा दे रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है या वो बहाने ढूंढ रहे हैं, तो वो आगे जाकर खुद ही पछताने वाले हैं। क्योंकि अगर आज आप जो है इसकी कदर कीमत नहीं जानेंगे, तो आगे आने वाले फ्यूचर में आपको ही जो है ना परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये थे डॉक्टर खलीक साहब, इनकी ज़िंदगी हमने कोशिश की एक छोटे से इंटरव्यू में बांधने की, और ये ख़ास मकसद था उन लोगों के लिए, ख़ासतौर से कम्युनिटी के मुसलमानों के लिए जो नहारी कोरमा बिरयानी में अपनी ज़िंदगी को ढूंढते हैं, जिन्हें ये मालूम है कि बकरे के गोश्त का कौन सा हिस्सा जो है सबसे ज़्यादा लजीज होता है, भैंस के जो जानवर है उसका कौन सी चीज़ का क्या पकना चाहिए, और दिल्ली शहर में कौन सा बावर्ची नंबर 1 है, और कौन सा जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर ये शानदार मिलता है, कौन से रेस्टोरेंट की जो डिशेस हैं उनके नाम, उनकी पैसे और उनके टाइमिंग के, कल्लू की नारी और डिलाइट पे है उसकी देख खुलने का टाइम क्या है। आपको यह मालूम है कि आपको दिल्ली के कौन से हिस्से में रात को 3 बजे बिरयानी मिल जाएगी। जब आप इतनी कोशिश और जुनून के साथ इन चीज़ों को ढूंढ सकते हैं, तो दोस्त क्या डॉक्टर खालिक की तरह आप ये नहीं ढूंढ सकते कि तालीम कैसे शुरू की जाए, किन लोगों से मदद दी जाए। और आज हम गूगल के ज़माने में हैं जहाँ पे आपने सिर्फ बोलना है कि मुझे बीए करना है तो कैसे करूँ, कौन कौन से कॉलेज हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, डेट कब है। तो दोस्तों ऐसे ज़माने में आप वो लोग, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ कि वो ढूंढ रहे हैं कि करीम होटल कहाँ पड़ेगा, वो ढूंढ रहे हैं कि करीम के सामने वाले की जो हलीम है वो कितने बजे शुरू होती है। तो दोस्तों ज़िंदगी का मकसद बदलना होगा,
हमें सरकारों को, हमें हालात को, हमें वक्त को कोसने से बेहतर है कि अपनी तरफ से कोशिश करें कि जैसे एक नाबलद वालिदैन जिनके वालिद वालिदा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कोशिश की, फिर डॉक्टर खलीक ने उनके ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर किया, दोस्तों ने उनकी मेहनत की और अल्लाह ने फरिश्ते भेजे इनके लिए जिन्होंने इनकी मदद की। तो दोस्तों सच्चाई यही है कि जो करना चाहते हैं उनके पास अल्लाह ताला की मदद आती है, मगर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, काहिलों के लिए, आलसी के लिए, हराम खोरों के लिए कोई मदद नहीं मिलेगी। जो रात को 4 बजे सोते हैं और दोपहर में 2 बजे उठ के नाश्ता करते हैं, ये सब चीज़ें उनके लिए नहीं हैं। अगर बदलना है तो पहले ये बदलना होगा, रात को रात रहने दें, दिन को दिन रहने दें, तालीम हासिल करें। शमा एनजीओ ऐसे लोगों को आपके सामने लाती रहेगी और मैं इनका आपसे बाज़ाब्ता करियर गाइडेंस जो एजुकेशनिस्ट हैं, क्योंकि खुद भी उसके बारे में, क्योंकि उन्होंने पीएचडी की है, हम इनसे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हमें मौका मिलेगा। दोस्तों मकसद यही था, मेरी बातों से अगर किसी को ठेस पहुंची हो, बुरा लगा हो, तो मैं चाहता हूं उसे ठेस पहुंचे, उसे बुरा लगे, क्योंकि जब बुरा लगेगा तभी वो अपनी ज़िंदगी को बदलेगा। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ शमा एनजीओ की तरफ से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगले फिर इसी पड़ाव में मकाम पर एक नई शख्सियत के साथ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ज़मीन से, जिसे कहते हैं फर्श से अर्श तक जो पहुँचे हैं किसी भी ज़मरे में, उनसे हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात और बता दूं, हमने डॉक्टर खलीक साहब को अपनी तंजीम की तरफ से जो है एजाज़ दिया है, जो भी हम टूटा फूटा दे सकते थे। एजाज़ असली यह है कि हमने इनके हौसले को बढ़ाया और आपसे मिलवाया। वो तस्वीर आपके सामने इस वीडियो के बाद आ जाएंगी। आपसे भी गुजारिश है, वीडियो पे कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दोस्त, अच्छे काम को जो है शेयर करना बहुत सवाब का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर एक ने भी आपकी ये शेयरिंग वीडियो देख ली और उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बदल लिया, तो समझ लीजिए उसका सवाब रहती दुनिया तक आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्त डॉक्टर फ़हीम बेग को इजाज़त दें और इंशाल्लाह एक नई सुबह जो हमारा इंतज़ार कर रही है, सुबह उठिए जल्दी और अपनी ज़िंदगी को बदलिए, तालीम हासिल कीजिए, कोसना छोड़ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शब खैर।